नमस्कार। चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि क्या मजबूरी है कि योगी आदित्यनाथ भी मोदी की लाइन पे चलें और झूठ का सहारा लेना पड़े उन्हें, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो आएंगे तो शरीयत कानून लेके आएंगे। शरीयत आप सब जानते हैं, इस्लामिक लॉ है और जो उनका पर्सनल लॉ है, और उसको लाने की बात कम से कम मैंने और मैं जितने जो बहुत से लोगों से मैंने पूछा, किसी ने नहीं पढ़ा है कि कहाँ उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो शरिया ले आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के स्टार कैंपेनर और बहुत ही पावरफुल लीडर जिनकी बड़ी इन्फ्लुएंस है लोगों पे, उनके मुंह से ये सुनते हुए बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसी बात जिसका तथ्य नहीं है वो ऐसा कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक मामूली पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बहुत बड़े मठ के सर्वे सर्वा हैं, नाथ मठ के, और जिसका गोरखपुर में जिसका मेन स्थान है, और देश और विदेश में भी उनकी बड़ी आस्था है। उसके बाद अगर ऐसा व्यक्ति इस तरीके का झूठ का सहारा ले रहा है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। यही समझने के लिए हम आज अपने साथ लाए हैं एक हमारे बहुत ही क्लोज साथी और जाने माने पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, जिनको आप आए दिन हमारे साथ देखते हैं सत्य हिंदी पे, और उनको हम उन्हीं से हम बातचीत के जरिए से जो है आप तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ की कि वो भी वही फॉलो करें जो मोदी जी कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा, आपने देख सुना कि उन्होंने मंगलसूत्र और क्या क्या बातें करी कि सब कुछ आपकी जायदाद, प्रॉपर्टी, जेवर महिलाओं के, हिंदुओं के चले जाएंगे मुसलमानों के पास। तो उसी तरीके की बात ये कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है इसकी। उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आपने सुना, ये आपने खुद भी सुना होगा और पढ़ा होगा, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, इन्होंने अपनी 2 रैलीज में पश्चिम उत्तर प्रदेश की, बागपत में और एक जगह और, उन्होंने जाके यही बात दोहराई है। तो क्या क्या ये क्या चल रहा है? मतलब ये मोदी भी झूठ का सहारा लेंगे, योगी भी झूठ का सहारा लेंगे, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, मोदी झूठ का सहारा लेके चल रहे हैं वो कोई बहुत नई बात नहीं है। मोदी जी अक्सर ये सब काम करते रहते हैं। उनके बयान कहीं के कहीं होते हैं, किसी रेफरेंस को वो किसी रेफरेंस में लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको जिसको आईटी सेल कहा जाता है, काफ़ी चर्चा में रहता है वो। और उसके जो मुखिया हैं अमित मालवीय, उनकी तो एक्सपर्टीज यही है कि वो रेफरेंसेस को कहाँ से निकालते हैं और कहाँ जोड़ के उसको क्लिप कर देते हैं। तो मोदी जी की बात तो है, योगी जी के साथ के बयान का जिक्र आपने किया और उसी पर हमको चर्चा करनी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो पूरी राजनीति है वो हिंदुत्व के आइडेंटिटी पे है। वो एग्रेसिव हिंदुत्व के टार्च बेयरर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो उनकी राजनीति का एक तो शैली है। दूसरा, आप देखिए, जैसे योगी आदित्यनाथ प्रचार के पहले चरण में भी जहां जहां गए, उन्होंने अपनी लाइन को एक इस उस पे रखा। चाहे वो माफिया का जिक्र करते थे तो भी वहां पर इंडिकेशन मुख्तार और अतीक होते थे। फिर उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने प्रचार में ये कहा, मथुरा में ये भी कहा कि काशी और अयोध्या का तो काम पूरा हो चुका है और अब ब्रिज क्षेत्र इंतजार कर रहा है। तो वो भी वही लाइन टो कर रहे थे तब भी। लेकिन पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी को ऐसा लगा कि उसको जो उम्मीद थी, उस उम्मीद वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। अभी तक जितने फीडबैक्स आ रहे हैं, नतीजे तो आएंगे 4 जून को, तब असलियत सामने आएगी। लेकिन जो फीडबैक्स हर तरफ से आते हैं, आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो ये फीडबैक्स बहुत कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए अब उसके बाद फिर उनको अपने बैक टू बेसिक पे जाना पड़ा। बैक टू बेसिक जब कहते हैं तो फिर वहां पर वो डिवीजन
कि अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का जिक्र करके एक हिंदुत्व की लाइन को ले जाना और उससे अपने वोटों को कंसोलिडेट करना। इसी पे अब आप देखिए कि सिर्फ योगी ने, मोदी, अमित शाह, योगी, पूरी जो स्टार कैंपेनर्स की जो सूची है, अगर आप उनके सारे स्टेटमेंट्स देखिए, सारी रैलियों को देखिए, तो अब वो वहां चले गए, क्योंकि वो ये लग रहा है कि अब इसके बाद अगर ये नहीं हुआ और दूसरा चरण भी हो गया, तीसरा चरण भी हो गया, तो फिर चुनाव बहुत बुरा फंसेगा उत्तर प्रदेश में। अभी भी मौका है कि उसको संभाला जाए, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है बीजेपी के साथ कि बीजेपी का जो कोर वोटर रहा है पिछले 10 सालों में, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा, एक तो कोर वोटर है, वो तो मान लीजिए वो हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन को हमेशा से, वो जनसंघ के जमाने से, और उसके बाद फिर जो राम मंदिर आंदोलन हुआ, फिर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, तो वो उसको लेके चल रहा है, तो वो एक सॉलिड बेस है। उसके अपने वो आरएसएस का एक माइंडसेट भी है, और प्लस जो इस तरह की चीजें हों। तो अब राजस्थान में भी एक सीपी जोशी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, वहां पर उनका वहाँ दो सीपी जोशी हैं, कांग्रेस वाले, एक बीजेपी वाले। हाँ, तो उनका, तो ये बीजेपी वाले नेताजी का ये बयान आया कि अब इस बार अगर तीसरी बार सरकार बन गई तो बाबर की औलादें भी जय श्री राम बोलेंगी। तो अब आ गया मामला फिर जो है वो बाबर, मुसलमान और शरीयत। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान खुद बहुत हाल में है, इसलिए पाकिस्तान के नाम पर कुछ बहुत बन नहीं पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दिक्कत यह है कि आजम खां भी जेल में है, असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में किसी ने ओन नहीं किया, तो वो आए, कोशिश की और निकल गए। अब वो पल्लवी पटेल को यहाँ लीडरशिप देके निकल गए। रिएक्शन नहीं होगा तो पोलराइजेशन नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार ये समझने में बीजेपी अब तक चूकी हुई है कि लोगों के एजेंडे दूसरे हो चुके हैं। जैसे पहले ये लगता था, हम 22 के चुनाव में भी हमने देखा कि कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई कुछ नहीं है, गवर्नेंस नहीं, लेकिन वो लाभार्थी फैक्टर जो था वो बहुत काम कर रहा था कहीं। लेकिन अब बात उससे आगे निकल आई है और अपोजिशन उन लाभार्थी को आत्मसम्मान से, अधिकारों से जोड़ चुका है। अब देखिए, जो महिलाओं के मंगलसूत्र बेच के मुसलमानों को देने की बात जो आ गई, वो बेसिकली क्या रेफरेंस था कि इक्वलिटी और इक्विटी की थियरी बताई जा रही थी, और आदिवासी और मुस्लिम, दलित सबके उसकी बात, उसको उन्होंने वहां से ले लिया। अब योगी जी ने घोषणा पत्र में शरिया का नाम ले लिया। मुझे लग रहा है कि जब चीजें बदलती हैं तो ऐसे ही बदल जाती हैं और आप मौका दे देते हैं। उसके बाद से कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप भी तो एक अलग किस्म का दंगल चलता है वहां पर, तो उसमें कुछ लोगों ने डाला, फिर उसमें प्रतिकार आया कि घोषणा पत्र में कहाँ है, तो पता चला कि नहीं पढ़ा है, तो फिर किसी ने उसमें घोषणा पत्र ही डाल दिया पीडीएफ कि पढ़ के बताओ। अब इस तरह की जो सोशल मीडिया पे जो मोनोपोली थी अब तक बीजेपी की, कुछ साल पहले तक, वो मोनोपोली भी टूटी हुई है और उसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं ना, बेसिकली उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो कोर वोटर को संभाल के रखना कि वो इसी इश्यूज में रहे, उससे बाहर सोचने का उसको वक्त मिले। एक दूसरा कि अगर मान लीजिए कुछ वोट स्विंग कर रहा है, जैसा कि सी वोटर भी बता रहा है, एक्सिस बाय इंडिया भी बता रहा था कि वोट स्विंग हो रहा है, तो अब जो बेस वोट है वो भी स्विंग ना हो जाए, उसको बचा के रखना है। तो उसको वो डोज देनी है जिसकी आदत उसको है, जिस डोज की वजह से वो वापस वहां टिक के रहेगा। ये इस तरह के बयान, और ये आप देखिएगा कि सेकेंड फेज की पोलिंग है परसों। अब अलीगढ़ भी है इसमें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिले हैं। अगर ये चलता है कि नहीं चलता, अमरोहा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो अमरोहा, अलीगढ़, ये सब जो इलाके हैं, अगर नगीना है,
तो अगर ये वहां नहीं चला तो फिर मैं कल भी कह रहा था कहीं कि ये ट्रंप खेल दिया है इन्होंने बहुत पहले। हाँ और अगर ट्रंप भी नहीं चला फिर तो फिजा बदलेगी। अभी उसको उस बदलती हुई फिजा को संभालने की कोशिश में इस तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। आज शशि थरूर का एक क्लैरिफिकेशन काइंड ऑफ स्टेटमेंट आया जो सैम पित्रोदा के उस रेफरेंस को जिसको मिसकोट कर रही है बीजेपी कि संपत्ति बांटेंगे या वो उन्होंने उस पर किया। लेकिन इन सारे जो कम्युनल लाइन के बयान है, मतलब आप देखिए मंगलसूत्र का भी बयान जब आया तो प्रियंका गांधी ने इसको काउंटर तो जरूर किया, लेकिन उसमें उन्होंने मंगलसूत्र, महिला और अपने परिवार को तो जोड़ा, लेकिन मुसलमान और अल्पसंख्यकों का रेफरेंस नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन तक गए, सब जा रहे हैं, वो तो चिट्ठियां चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं लगता है कि किसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन आज के हाल में जिस हाल में है कि वो मोदी जी के ऊपर या योगी जी के ऊपर 72 घंटे 48 घंटे का बैन लगाएगा। वो नहीं लगाएगा, वो उसको सवाल ही नहीं। अगर यही चीज अगर विपक्ष वालों ने की होती तो अभी तक तो वो एक्शन होता। वो सब समझा हुआ है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन अब इस पर भी अगर रिएक्शन नहीं आया तो बेचैनी और बढ़ेगी। तो अपोजिशन को जो मैं समझ रहा हूं उसके स्टेप्स को देख रहा हूं, वो क्लैरिफिकेशंस तो देगा लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन अगर नहीं होगा तो नहीं, आपने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये पार्ट ऑफ ये स्ट्रैटेजी है कि ना बोला जाए, क्योंकि फजूल में बोल के वो बात को घुमा देते हैं। अभी तक बहुत इस स्ट्रेटजी पे कामयाब है। कौन ट्रैप हो जाता है, कौन नहीं ट्रैप होता है, कितना स्ट्रांगली अपने आप को बचा पाते हैं, ये तो है कि ट्रैप तो फेंके जा रहे हैं। यानी कि ये उत्कर्ष ये भी मान लिया जाए कि ये भी जाहिर करता है कि अंदर बौखलाहट है, और ये अभी तक मोदी जी के बयानों में दिख रही थी, बट योगी आदित्यनाथ का जो और जोरों से शुरू हुआ है, और वो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने उसका भी जिक्र किया है कि दादी भी ऐसे ही बोलती थी, यानी इंदिरा गांधी के लिए, और ये भी झूठी दिलासा दे रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है बीजेपी की, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। 10 साल केंद्र की सरकार, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, और डबल इंजन की सरकार बहुत बड़ा एक नारा भी रहा है बीजेपी का कि, लेकिन डबल इंजन की सरकार के अचीवमेंट्स पे बीजेपी के कैंपेन का फोकस नहीं है। उनके संकल्प पत्र में जरूर कुछ चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन वो या तो अतीत की चीजें हैं या भविष्य की चीजें हैं, वर्तमान की चीजें नहीं है। तो अब ये स्ट्रेटजी चलेगी, नहीं चल पा रही, क्योंकि जो सामने एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए कि इंडिया अलायंस के 3 जो इम्पोर्टेंट जो नॉर्थ इंडिया में पार्टनर्स हैं, आरजेडी बिहार में, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सेंटर में, तीनों के जो मैनिफेस्टोज हैं उसमें बहुत कॉमनलिटीज है। जाति जनगणना उसमें है, रोजगार का सवाल उसमें है, नौकरियों में आरक्षण उसमें है, संविधान को बचाने की बात उसमें है। तो और जो इनके अगर रैलियों में भी देखिए तो, अच्छा मायावती अलग हैं, लेकिन आकाश आनंद की रैलियों में भी बात वही और मायावती का तो बड़ा उद्देश्य बड़ा साफ दिखता है उत्कर्ष की, वो किस तरीके से बीजेपी की मदद कर सकें, घूम फिर के ऐसे ही लगता है। ऐसा लगता था, मैं अभी नहीं वो कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मायावती के भीतर भी कहीं ना कहीं से एक अंदर से ये आ गया है कि अब मतलब वो भी उस शिकंजे से बाहर आने के लिए छटपटा रही है एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट उनकी शो हो, क्योंकि ब्रांडिंग बड़ी खराब हो गई थी, बड़ी खराब हो गई टीम के तौर पर, या इसलिए जो कैंडिडेट्स भी उन्होंने दिए वो बड़े, और जो बदले भी वो भी बड़े अजीब तरीके से बदले हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उत्कर्ष, अभी जो आपने संविधान की बात कही, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में इस बात को भी बड़ा हाईलाइट किया है कि अब वो जो
जो उनकी पार्टी खुद कर रही थी कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, अब वो ये कहते फिर रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है संविधान को, अंबेडकर के संविधान को ताक पे रख देना। अब यही तो बात है ना कि अब इस स्टेज पे आप बात ये करेंगे तो, और आप यहाँ पे ये बात कर रहे हैं योगी जी, लेकिन राजस्थान में किरोड़ीमल मीणा ने कल फिर ये बयान दिया कि हम 400 पार आएंगे, संविधान को बदलेंगे। तो वहां पे बैलेंस नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इसको रोकना इसलिए जरूरी होगा कि समझ में आ गया एक्चुअली जो मोस्ट बैकवर्ड है या जो दलित हैं वो संविधान में, जैसे इंटेलेक्चुअल डिबेट का ये मामला कि डेमोक्रेसी इज ऑन स्टेक और ये सारी बातें, लेकिन जब उस वर्ग की आप बात करते हो तो वहां दो चीजें दिखती हैं। उनको ये लग रहा है कि पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का जो भी एग्जाम हुए उसके पर्चे लीक हो गए या उनको नौकरियां नहीं मिली, कैंसिल हो गए वो। दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे उसमें रिजर्वेशन वैसे भी नहीं लागू था। तीसरा, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो अपॉइंटमेंट्स हुए उसका जो रोस्टर बनता था कि यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 100 पोजीशन खाली हो रही तो उसमें 30 मतलब अकॉर्डिंगली दिया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने क्या किया पिछले 5-7 सालों में, उन्होंने ये किया कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकाली और डिपार्टमेंट में अगर 2 ही की वैकेंसी है तो रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ समझ रहा है बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और दलित, फिर उसको ये लग रहा है उसके लिए संविधान का बेसिक यहां जाके टिका है कि हमारे हक और हकदारी का जो एक रास्ता बना हुआ था, अब उसमें आप कुछ भी कह लीजिए, उसमें मुसलमान लाइए, वो चलेगा नहीं, वो चल नहीं रहा है। फिर भी ये लगे हुए हैं और ये तक बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने ये भी क्लेम कर लिया कि अगर अगर कांग्रेस को आपने वोट दिया तो सोचिए आतंकवाद हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब जिस तरह, और कह रहे हैं कि 370 हटाने से कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। मैं यही ताज्जुब कर रहा हूँ उत्कर्ष की, कितना झूठ, मतलब क्या आपको लगता है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है? प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, देखिए आतंकवाद, आज सवेरे ही बारामूला में मुठभेड़ हुई है, तो मुठभेड़ें तो चल रही हैं लगातार, कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन वहां नहीं हो रही होती। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि नेशनल मीडिया उसको उस तरह से पिक नहीं करता है जैसे पहले की घटनाओं को करता था, एक बात। दूसरी बात ये है कि नॉर्थ इंडिया के लिए कश्मीर का जो सेंटिमेंट है वो बहुत दूसरे तरीके का है। उनको 370 खत्म होने के बाद वो जमीनों और इन सब का सवाल था, कश्मीर क्या सोचता, कश्मीरी क्या सोचते हैं, उसको लेकर के बहुत चिंता होती नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश के हार्डकोर हार्डलाइनर्स को। बिल्कुल वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन सवाल ये है कि अब सवाल ये भी तो हो जा रहा है कि 5 साल से आपके अगर अंडर में है कश्मीर, आपने क्या किया, अपने अचीवमेंट्स बताने को कुछ है? 70 भी खत्म हो गया तो फिर कश्मीर में क्या हो रहा है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो, अब मैंने जो कहा ना कि सोशल मीडिया पे मोनोपोली खत्म होना, बड़ा नुकसान हो रहा है उसका बीजेपी, जो आज से 5 साल पहले बहुत जबरदस्त तरीके से थी मोनोपोली। तो वो उसमें ये होता था कि मैसेज फ्लोट होता था, अभी मैसेज फ्लोट होता है, मैं तो ट्विटर देखता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी या अमित मालवीय जब कोई चीज ट्वीट करते हैं इस तरह की और उसके बाद जो उसकी ट्रेल आती है उस पर किस तरह की चीजें आती हैं, तो वो पहले नहीं आती थी। तो सोशल मीडिया भी अब मतलब उस तरह का मोनोपोलाइज फील्ड रहा नहीं और उसका बहुत इम्पैक्ट है सोसाइटी और वोटर्स के ऊपर। तो काउंटर जब आने लग रहे हैं तो वो चीजें डिफ्यूज हो जा रही हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और यहीं पे हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। लेकिन उत्कर्ष, आपने जो पॉइंट आउट किया उससे ये साफ जाहिर है कि जिस तरीके का के भाषण योगी जी देना शुरू कर दिए हैं, और ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि ये बात आम धारणा बन चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की विश्वसनीयता पे बड़े सवाल उठते गए, क्योंकि तथ्यहीन बातें कहते रहते हैं। तो शायद अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए लोगों के दिमाग में योगी जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वही सब चीज़ें दोहराएं, वो उसी तरीके से दोहराएं और एग्रेसिव तरीके से दोहराएं। तो शायद जो उनके जो जो उनका आइडिया है कि डिवाइड एंड रूल का, कि हिंदू मुसलमान डिवाइड करके उसका फायदा मिल जाएगा, इसीलिए शायद कर रहे हैं। और यही वजह है शायद कि योगी आदित्यनाथ को ने ये तक कह दिया
कि ये तालिबान और पाकिस्तान वाली हालत वाली बातें कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये तक कहा गया है। जबकि हकीकत बिल्कुल उसके विपरीत है कि जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, वो कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि हम कहाँ हैं? तो क्या क्या ये यहाँ तालिबान बन रहा है क्या? तो ये चीज़ें जो आ रही हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि झूठ का सहारा लेना एक बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है भाजपा की। बहुत-बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।